नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा प्यारा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का एक पार्ट डायमेंशन एनालिसिस उसके कंप्लीट स्टडी को इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पूरी तरीके से डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो नहीं छोड़ेंगे। आप इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। पूरी तरीके से डायमेंशन एनालिसिस को आप सीख जाएंगे, इतनी गारंटी है। शर्त यह है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखते चलना। एनसीईआरटी इंक्लूड होगी, प्रदीप की बुक इंक्लूड होगी, जेई मेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, एसएल अरोड़ा के न्यूमेरिकल्स इंक्लूड होंगे। ये सारा का सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल करके ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका पार्ट डायमेंशन एनालिसिस। और न्यूमेरिकल बताने से पहले कुछ बेसिक बातें बता दी जाए। देखो बच्चों, सबसे पहली हेडिंग है डायमेंशन सिंबल। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम आपने सुना होगा: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance, एंड जो आपका लास्ट है इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन्हें बेस क्वांटिटीज भी बुलाते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज इसलिए बुलाते हैं क्योंकि फिजिक्स की शुरुआत इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से हुई थी। बाकी जितनी भी इनके अलावा हैं वो सब इनकी हेल्प से डेरिवेशन कर करके लाई गई हैं। ठीक, खैर हमारी हेडिंग जो है डायमेंशन सिंबल, एक्चुअली में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस अटेंड करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड, उन सब में डायमेंशन सिंबल का बहुत इस्तेमाल होगा। भाई डायमेंशन फार्मूला बनाने में डायमेंशन सिंबल का इस्तेमाल होगा। तो डायमेंशन सिंबल जो है, से लेंथ का डायमेंशन सिंबल होता है L, ठीक है, मास का डायमेंशन सिंबल होता है M, ठीक है, टाइम का डायमेंशन सिंबल होता है T, ठीक, टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल थीटा भी होता है प्यारे बच्चों। और इसके अलावा कुछ किताबों में डायमेंशन सिंबल K भी लिखा होता है। तो घबराइएगा नहीं, थीटा और K दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन दोनों के डायमेंशन सिंबल की आपको कोई नीड नहीं है और पूरी तरीके से कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन सिंबल है वो है कैपिटल A। ठीक, इतने डायमेंशन सिंबल की आपको नीड होगी। इतनी बात क्लियर? चलिए, अब सबसे पहला जो रिलेटेड सवाल आते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, वो होते हैं डायमेंशन फार्मूला की मेकिंग, यानी मेकिंग ऑफ डायमेंशन फार्मूला। अब डायमेंशन फार्मूला बनाने के जो सवाल हैं उनको देखेंगे नंबर 1 पे। डायमेंशन फार्मूला, इसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से बना लोगे इस सवाल को, इस वीडियो के हर एक सवाल की प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए देखिए बच्चों, डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाया जाता है। देखो मैं कैसे बनाता हूं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में सबसे सरल लेके चलते हैं। जैसे एरिया है, ठीक, अब एरिया का अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले एरिया का जो फार्मूला जानते हो वो रख दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, रख दिया। अब क्या करो, लेंथ और ब्रेथ दोनों की डायमेंशन सिंबल को यहां पे पुट करो। लेंथ जो है वो उसका डायमेंशन सिंबल होता है L, और ब्रेथ का डायमेंशन सिंबल भी प्यारे बच्चों L ही होता है, क्योंकि ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है। ठीक, अब यहां पे जो L है वो बड़ी लेंथ होती है और जो ब्रेथ है वो छोटी लेंथ होती है। अगर आप वॉल्यूम लिखें L इंटू बी इंटू एच, तो वहां पर भी H, B और L तीनों का डायमेंशन सिंबल कैपिटल L ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ का डायमेंशन सिंबल L, ब्रेथ का डायमेंशन सिंबल L, और हाइट वो भी एक प्रकार की लेंथ है, बस वो खड़ी लेंथ है, वर्टिकल लेंथ है, उसका भी डायमेंशन सिंबल L होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब यहां पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो डायमेंशन फार्मूला बन गया L2। क्या बन गया मेरे बच्चों? L2। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको L स्क्वायर ना बुलाइएगा। ये L2 बुलाया जाता है, L3 बुलाया जाता है,
है ना। तो यहाँ पे जो पावर रेज्ड होती है एक्चुअली में पावर नहीं होती है, बल्कि यही तो है जिसे हम डायमेंशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डायमेंशन। यहाँ पे जो गिनती लिखी होती है पावर में, इसी को हम डायमेंशन बुलाते हैं। और ये पूरा L2 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, ये पूरा कहलाता है डायमेंशन फार्मूला। इतनी बात क्लियर है। इसको डायमेंशन, पावर को डायमेंशन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि पावर ही है जो डायमेंशन बताती है। जैसे कि आप सामने जो स्क्रीन देख रहे हो, वो स्क्रीन में एक आपको ब्रेथ दिखेगी, दूसरी आपको लेंथ दिखेगी। यानी कि ये जो स्क्रीन है ये आपकी 2 डायमेंशन है। अब वो 2 डायमेंशन आप दूसरी जगह से भी पता लगा सकते हो। कैसे? जब आप इसका एरिया निकालोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जब लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो पावर 2 आएगी। यानी ये जो 2 है ये बता रहा है कि 2 लेंथ थी, इसलिए 2 डायमेंशन थी। अगर यहाँ पे L3 आता, जो कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में होता है L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे L3 आ जाएगा, तो वो 3 बताएगा कि डायमेंशन 3 है। ठीक है, तो ये जो ऊपर पावर होती है प्यारे बच्चों, ये डायमेंशन बताती है। चलिए एक और थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेते हैं। जैसे कि वॉल्यूम है, तो क्या तरीका सीखा? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, L इंटू बी इंटू एच लिख दिया। उसके बाद तीनों की डायमेंशंस पुट कर दो, लेंथ की L, ब्रेथ की L और हाइट की भी L। इतना कर लेंगे तो L3 आपकी डायमेंशन फार्मूला आ जाएगी। और इस L3 डायमेंशन फार्मूला में डायमेंशन कितनी है प्यारे बच्चों? 3 है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अगर कोई पूछे फोर्स की डायमेंशन बताओ, फोर्स से पहले हम लोग थोड़ा स्पीड की डायमेंशन पहले पता कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्पीड की डायमेंशन बताओ, तो तरीका जो सीखा उसको फॉलो करो। चलो करो, कॉपी पे पॉज करके फॉलो, पॉज करके करो। नहीं हुआ? अब देखो, स्पीड का सबसे पहले क्या करते हैं? फार्मूला रखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो डायमेंशन सिंबल है वो भी L होगी। सर ये क्या कर रहे हो आप? लेंथ की जगह भी डायमेंशन सिंबल L रख रहे हो, हाइट की जगह भी डायमेंशन सिंबल L रख रहे हो, ब्रेथ की जगह भी डायमेंशन सिंबल L रख रहे हो, और डिस्टेंस की जगह भी L रख रहे हो। जी बिल्कुल, अभी डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसकी जगह भी डायमेंशन सिंबल L रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब की सब लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए इन सब का डायमेंशन सिंबल L होता है। टाइम, टाइम का डायमेंशन सिंबल अभी भी पढ़ा था T। अब इस प्यारे बच्चों, इस T को ऊपर ले जाओगे तो T की पावर माइनस में हो जाएगी, और आपका स्पीड जो है उसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा LT-1। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब हम वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। वेलोसिटी जिसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो वो एक प्रकार की लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन सिंबल होगी L, और अपॉन में जो टाइम है उसकी डायमेंशन सिंबल होगी T, और इस प्रकार से यहाँ पे जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा वो बनेगा LT-1। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फार्मूला LT-1 ही होता है, और उसका रीजन ये है कि वेलोसिटी इज आल्सो एन स्पीड, वेलोसिटी इज आल्सो अ स्पीड बट विद डायरेक्शन, है ना, स्पीड विद डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए एक्सीलरेशन की डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए एक्सीलरेशन का फार्मूला रखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन फार्मूला क्या होती है। तो वेलोसिटी जो है उसकी डायमेंशन फार्मूला होता है LT-1। तो आप यहाँ पे LT-1 ऐसे रख दीजिए, और अपॉन में टाइम की जगह आप T रख दीजिए। तो इस तरह से ये T जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला LT-2। इतनी बात क्लियर है? पक्का ना? चलिए अब आप करिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला फोर्स। फोर्स इसकी डायमेंशन सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा इसकी डायमेंशन फार्मूला का यूज होता है। तो कैसे निकालते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फार्मूले का इस्तेमाल करिए। मेरी मानिए तो वीडियो पॉज करके और इसका डायमेंशन फार्मूला खुद निकालिए। ठीक, खुद निकालिए इसका डायमेंशन फार्मूला। चलिए नहीं निकला, अब देखिए मास, तो मास का डायमेंशन सिंबल क्या है? m,
और एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन सिंबल यानी डायमेंशन फार्मूला क्या है, LT-2। तो LT-2 यहाँ पे रख दीजिए। तो इस तरह से फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बनेगा प्यारे बच्चों MLT-2। इस तरह से फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, MLT-2। इतनी बात क्लियर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है, इसका डायमेंशन फार्मूला इतनी बार निकालिए कि आपको तैयार ही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस किस का डायमेंशन फार्मूला जो है हमारे यूज में है। चलिए, तो फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम। चलिए मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला बताइए। तो प्यारे बच्चों अगर मोमेंटम देखा जाए तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला होता है मास और वेलोसिटी। चलिए पॉज करिए और इसका डायमेंशन फार्मूला बनाइए, और नहीं निकला हो तो देखिए। मास का डायमेंशन फार्मूला होता है m, और वेलोसिटी का अभी डायमेंशन फार्मूला निकाला था LT-1। LT-1 यहाँ पे रख दो और ये आपका बन जाएगा MLT-1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतनी बात क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक 7 हमने डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाया आपको। चलिए अब थोड़े अच्छे डायमेंशन फार्मूला पे आते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाइए अपनी कॉपी पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का, और अगर नहीं निकला तो आगे देखिए। तो अब डायमेंशन फार्मूला देखेंगे कैपिटल G का। तो डायमेंशन फार्मूला कैपिटल G का नंबर 8वां, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपिटल G। तो प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से कैसे हम निकालने जा रहे हैं डायमेंशन फार्मूला कैपिटल G का। सेम मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हम जानते हैं कि ये जो कैपिटल G है ये किस फार्मूले में आता है। तो हमको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले में आता है, F=G m1m2 अपॉन में r²। ये ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला है, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने सुना होगा। आपको करना इतना है, यहां से G निकाल लीजिए, F r² को F से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, m1 और m2 को नीचे भेज दीजिए। इतना करने के बाद आपके पास G का फार्मूला आ जाएगा, और जब G का फार्मूला आ जाएगा तो जैसे सभी की डायमेंशन फार्मूला बनाई है वैसे इनकी भी निकाल लीजिए। कैसे, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ G या डायमेंशन ऑफ G कैसे निकालेंगे, फोर्स की डायमेंशन रखेंगे। अभी बताया था सबसे ज्यादा फोर्स की डायमेंशन का इस्तेमाल होता है, फोर्स की डायमेंशन याद हो जानी चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन अभी अभी जो हम लोगों ने निकाली थी MLT-2, उसको यहाँ पे रख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, R यहाँ पे डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, R की डायमेंशन L रख दीजिए, यहाँ पावर 2 लगी है तो डायमेंशन आपकी L2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में 2 मासेस हैं, तो पहले वाले मास की डायमेंशन सिंबल m और दूसरे वाले मास की डायमेंशन सिंबल भी प्यारे बच्चों कितनी होगी, m होगी। अब आपको करना इतना है कि एक m और एक m ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला m और ये वाला m क्या हो गया, कैंसिल। ये वाला m जो बच गया है वो ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से इसकी पावर हो जाएगी -1। और फिर ये L1 है और ये L2 है, तो L हो गया आपके 3 और T हो गई आपकी T-2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों डायमेंशन फार्मूला आ जाता है किसका, कैपिटल G का। तो आपको बहुत अच्छे से डायमेंशन फार्मूला कैपिटल G का आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 9th वाले पे आते हैं। तो 9th वाला जो हमारा पार्ट है उसमें हमको देखना है डायमेंशन फार्मूला, और किसका देखना है डायमेंशन फार्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट का देखते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को किससे लिखते थे, स्मॉल h से लिखते थे, ठीक है। अब हमको रिमाइंड करना होगा कि स्मॉल h का इस्तेमाल किस फार्मूले में होता था, या स्मॉल h का फार्मूला कैसे बनाया जाए। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान होगा क्लास 10th में जब आपको लाइट पढ़ाई होगी टीचर ने, तो उन्होंने बताया होगा कि आपकी जो लाइट है, जो लाइट रेज है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रेवल करती हैं, और हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से भरी हुई होती है, और उस एनर्जी को निकालने का फार्मूला होता है h न्यू। क्या फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, h न्यू। जहां पे ये जो h है इसकी वैल्यू, ये जो h है इसी को हम लोग बुलाते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बुलाते हैं प्यारे बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपको ध्यान हो इसे क्या बुलाते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। h की जरा वैल्यू कमेंट करके बताइए कि h की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती थी। न्यू यहाँ पे क्या कहलाता था,
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या कहलाता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये आपके न्यू को बुलाते थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इट इज न्यू नॉट म्यू, ठीक है। अब चलिए यहां से h निकाल लीजिए, तो h आपका कितना आ जाएगा, e अपॉन न्यू, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहां से जरा डायमेंशन निकालिए h की। अब अगर हम यहां से डायमेंशन निकालें h की, तो हमको करना इतना है कि हमको e की डायमेंशन रखनी है और न्यू की डायमेंशन रखनी है। प्यारे बच्चों e क्या है यहाँ पर, तो e तो सर एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन तो सर अभी तक निकाली नहीं थी, तो एक काम करो, किनारे कहीं पर E की डायमेंशन निकाल लो। E किसके बराबर होता है सर, एनर्जी है E तो, हाँ तो एनर्जी कब निकालते थे सर, जब जब फोर्स निकाला जाता था और फिर बोल दिया जाता था कि दिस, जब जब वर्क निकाला जाता था, फोर्स क्यों, वर्क निकाला जाता था और ऑलवेज बोला जाता था वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकाली तो भी यही बोला वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो भी यही बोला वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा वर्क होता है जो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और आखिरी तक हम लोग जो भी कोई एनर्जी का डेरिवेशन करते थे, आखिरी तक जो फार्मूला आता था वो वर्क का आता था, और उस वर्क के आखिरी फार्मूले को बस हम एक लाइन लिख देते थे कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिर उस वर्क की जगह एनर्जी पुट कर दिया जाता था। यानी कि एनर्जी और वर्क दोनों का फार्मूला सेम होता है, तो एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। तो वर्क की डायमेंशन कैसे निकालेंगे सर, वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है। फोर्स की डायमेंशन बताया था बहुत यूजेबल है, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट होता है l। सो इस हिसाब से जो वर्क की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है ml2t-2, ठीक है, ml2t-2, तो ये वर्क की डायमेंशन आ गई प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है। इस वर्क की डायमेंशन को हम एनर्जी की जगह पे पुट कर देंगे, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो यहाँ रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी, ml2t-2, ठीक है ना, क्लियर है, पक्का है। एनर्जी जो होती है उसकी डायमेंशन उतनी ही होती है जितनी वर्क की डायमेंशन होती है। वर्क की यहाँ पे हमने कैसे निकाली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, फोर्स की डायमेंशन रखी, डिस्प्लेसमेंट की L रखी, जिससे कि वर्क की डायमेंशन ml2t-2 आई। यही डायमेंशन एनर्जी की भी होती है, इसलिए एनर्जी की जगह पे वर्क की डायमेंशन पुट किया है मैंने, चलेगा ना, परेशान तो नहीं हूं। चलो न्यू क्या है सर, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है। चलिए फ्रीक्वेंसी जो होती है प्यारे बच्चों, वो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि वो 1/टाइम के बराबर होती है, ठीक है, 1/टाइम के। तो जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, अगर टी को ऊपर भेजते हैं तो अगर टाइम टी की जगह उसकी डायमेंशन पुट करते हैं टी, तो फिर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आएगी प्यारे बच्चों, जब टी को ऊपर ले जाओगे टी इनवर्स या t-1, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप रखोगे t-1, और जब ऐसा आप रखोगे और इस t-1 को ऊपर ले जाओगे तो ये t हो जाएगा +1, लेकिन ऊपर तो पहले से t-2 बैठा है, तो इसका मतलब है ml2t-1 इज द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बात समझ में आई है नहीं आई? चलिए अगले पे आते हैं। तो नंबर 10 जो है वो आपका एक ले लेते हैं, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों अगर हम डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट की बात कर लें, तो गैस कांस्टेंट होता है आपका कैपिटल R, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट होता है हमारा कैपिटल R। इसको कहाँ पढ़ा था, तो इसको ICSE वाले बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उन्होंने क्लास 10th में पढ़ लिया होगा, और जो CBSE वाले हैं उन्होंने अब तक नहीं पढ़ा होगा। एक परफेक्ट गैस की इक्वेशन होती है PV = RT, ठीक है, आप फॉर्मूला नहीं जानते होंगे इसलिए मैंने लिख दिया। और R यहाँ पे होता है गैस कांस्टेंट, उसको यहाँ पे अगर आप निकाल लें PV/T, एक बार अगर मैं बता दूंगा कि P क्या है, V क्या है और T क्या है, आप अपने आप R की डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। P यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रेशर है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, और T आपका टेम्परेचर है। तो आप अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल R कैसे निकालेंगे, प्रेशर की डायमेंशन रखेंगे। प्यारे बच्चों प्रेशर की डायमेंशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी हो रही है। प्रेशर जो होता है वो इस वाले फार्मूले से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर की डायमेंशन रख रहा हूँ, ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, तो प्रेशर की डायमेंशन निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन प्यारे बच्चों हो जाती है ml-1 t-2, ठीक है, ml-1 t-2 ये प्रेशर की डायमेंशन हो जाती है।
इसके पड़ोस में मल्टीप्लाई में लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 होती है, और अपॉन में है टेम्परेचर, टेम्परेचर की होती है थीटा। ऐसे करके लिख दीजिए। इसके बाद आपको इतना करना है प्यारे बच्चों कि ये m लिखना है और L3 है, L-1 है, सो 3 में 1 गए तो कितने L बचे? L2 बच गए, T-2 हो गया, थीटा को ऊपर ले जाओ, थीटा -1 हो जाएगा, और इस तरह से आपके कैपिटल R की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बताइए समझ में आया कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज कैपिटल K। तो डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से समझना। अच्छा, आपके दिमाग में आता होगा कि कई सारे टर्म्स जो किताब में दिए हैं, जिनकी सर डायमेंशन फार्मूला निकालने को कही जा रही है, वो सारे टर्म्स तो हमने अभी तक पढ़े नहीं है। देखो बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, क्लास 11th में तुमने यार कदम रखा है, तो अभी तो बहुत सारे चैप्टर हैं जो तुमने नहीं पढ़े, या कह लो सारे ही चैप्टर तुमने नहीं पढ़े, फर्स्ट पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे टर्म्स तुमको नहीं पता है। तो मेंटालिटी क्या रखें हम? हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमको हमारे बुक में जितने दिए हैं और जितने सर अलग से बता रहे हैं, उतने टर्म्स के फार्मूले, उतनी फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले हमको लर्न हो जाने चाहिए, और बस हमको फार्मूला पता होना चाहिए। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं फार्मूला तो जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके इन टर्म्स पे ब्रीफ डिस्कशन होगा, जो हम खुद ही करेंगे, है बात कि नहीं? तो तब इनके बारे में तो आप जान ही लोगे, है बात कि नहीं? तो अभी तो आप इनका बेस वगैरह, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनका आपको बेसिक ही नहीं पता है, तो अभी अच्छा रहेगा कि अगर आप उनका केवल फार्मूला पढ़ें और फार्मूले को मेमोराइज करें, और उस फार्मूले से जब भी आपको डायमेंशन पूछी जाए तो फार्मूले से डायमेंशन फार्मूला बना लें। क्लियर है? अच्छा, अब स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी बुलाते हैं। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, F इज इक्वल टू -kx, ये एक फार्मूला होता है। इसमें F जो होता है वो फोर्स है और x आपका डिस्प्लेसमेंट है। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ, क्योंकि चूंकि अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो भाई बेसिक्स तो आपको भी इसके नहीं पता होंगे, तो अच्छा माइंडसेट यही कहेगा कि हमको केवल इसका फार्मूला मेमोराइज करना है, जिससे हम डायमेंशन निकाल सकें, ठीक। अच्छा, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। ये बच्चों एक स्प्रिंग है और इससे एक बॉक्स है जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या होता है कि हम इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये होता है कैपिटल F। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बॉक्स है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा पीछे खिसक आता है, इस स्थान पे, ठीक है, इस स्थान पे खिसक आता है। कितना खिसक के आता है? x, ठीक, कितना खिसक के आता है? x। हमने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया मान लो वो F डैश है, ठीक। अब जैसे ही हम ये F डैश हटाते, ठीक है, क्या होता है कि इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है परमानेंट, जो इसको पीछे की ओर खींच लेता है। अब हम इस पे जितना आगे की ओर फोर्स लगाएंगे, यानी हम इसका जितना आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उतना ही पीछे की ओर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पे F है, और ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है। और आप खुद देख रहे हो कि जितना आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना पीछे की डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? -x। मतलब जितना आप आगे की ओर बॉक्स को बढ़ाओगे, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ताकत से इसको पीछे खींचेगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है और ले लिया जाता है एक कांस्टेंट। सर नेगेटिव साइन क्या दिखाता है यहाँ पे? नेगेटिव साइन बेटा दिखाता है कि रीस्टोरिंग फोर्स और आपकी द्वारा करी गई डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब आगे देखो, K क्या है यहाँ पर? K यहाँ पे सर स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी फोर्स कांस्टेंट है। चलो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बुला सकते हो या फिर इसको फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी बुला सकते हो। अब बस इतना करना है कि K इज इक्वल टू F/x लिखना है, और डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ K चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, फोर्स की डायमेंशन रख दें mLT-2, और x जो कि डिस्टेंस है, यानी इसकी डायमेंशन L होगी,
और L और L, जो L ऊपर वाला है और जो L नीचे वाला है वो कैंसिल हो गया, mt-2 आ गया है। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसे मत लिखा करो, पता है ऐसे मत लिखा करो, आप mt-2 लिखना है ना, mt-2 लिखो लेकिन L के ऊपर डायमेंशन 0 लिखा दो, ऐसे करके, ये स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट एक और सिखाता हूँ, ठीक है, एक और सिखाता हूँ, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, सर इसका भी फार्मूला जो है नहीं पता है। हाँ जी, हम फार्मूला बताएंगे, आप फार्मूला मेमोराइज करेंगे और उस मेमोराइज करे हुए फार्मूले से आप डायमेंशन फार्मूला निकाल के हमको दिखाएंगे। बोलिए, इतनी बात क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना? चलो अब समझना ध्यान से। देखो एनर्जी का एक फार्मूला होता है 3/2 kT, ठीक है, 3/2 kT। यहाँ पे E फॉर एनर्जी है और T फॉर टेम्परेचर है, एंड K जो है यहाँ पे वो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट कहलाता है। तो बस यहाँ से K निकाल लो, 2/3 E/T। ठीक, अब आपको डायमेंशन चाहिए K की, तो डायमेंशन ऑफ K इक्वल E की डायमेंशन रखो, E क्या है? एनर्जी है। सर एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन ये इक्वल होती है। कॉपी की मार्जिन पे लिखो, कॉपी में ऊपर मार्जिन दी जाती है, उसमें लिखो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इक्वल लगाओ, डायमेंशन ऑफ वर्क एक और इक्वल लगाओ, और डायमेंशन लिख भी लो कितनी है, mL2T-2। ये एनर्जी की डायमेंशन होती है। अपॉन में टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डायमेंशन आपको हमने थीटा बताई थी, रख दो, mL2T-2 θ-1, और ये आपकी डायमेंशन आ गई है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये कठिन दिया नहीं देना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो एक हीट एनर्जी के फार्मूले से आती है। किसके फार्मूले से? हीट एनर्जी के। एक फार्मूला है बच्चों, अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, Q इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू स्मॉल t और अपॉन में L, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। अच्छा, आसान भाषा में Q इज इक्वल टू KA लिख लो। ये θ1 और θ2 एक्चुअली में टेम्परेचर डिफरेंस है। θ1 माइनस θ2 लिखोगे तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस कहलाएगा। θ1 जो है वो एक एंड का टेम्परेचर होता है, θ2 दूसरे एंड का टेम्परेचर होता है। जैसे कि एक बॉडी है तो एक बॉडी के एक एंड पर जो टेम्परेचर है वो θ1 है और बॉडी के दूसरे एंड पे जो टेम्परेचर है वो θ2 है। और आप जानते हो कि हीट जो होती है वो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है ना। जैसे यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो हीट जो है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले एंड की तरफ फ्लो करती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, देखते देखते यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्लियर है? क्योंकि हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। जब दोनों ओर का टेम्परेचर बराबर आ जाता है तब हीट फ्लो करना बंद कर जाती है। तो हीट कब तक फ्लो करी? जब तक एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा था दूसरी तरफ कम था, यानी जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस था तब तक हीट आपकी फ्लो करती है और धीरे धीरे करके कोल्डर एंड की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। θ1 माइनस θ2 को आप डेल्टा थीटा लिख लीजिए, स्मॉल t अपॉन L। यहाँ से आप K निकाल लो, QL अपॉन A डेल्टा थीटा इंटू T। सर ये बताइए Q क्या है? आपने Q लिख तो दिया बेटा, ये कैपिटल Q हीट एनर्जी है। सर उसको तो E से लिखते हैं, E से बेटा एनर्जी लिखते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल Q है ये हीट एनर्जी है और जो कैपिटल E होता है ये तो कॉमन एनर्जी का सिंबल हो गया, ठीक, कॉमन सिंबल हो गया। लेकिन कैपिटल Q केवल हीट एनर्जी का सिंबल हो गया। क्लियर है? अब हीट एनर्जी है तो एनर्जी, अभी अभी डायमेंशन पड़ी थी mL2T-2, और ये क्या है सर? L क्या है यहाँ पे? सर L लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो इसकी डायमेंशन L होगी सर, अपॉन में सर A फॉर क्या है? एरिया है बेटा, इसकी डायमेंशन L2 होगी। सर डेल्टा थीटा क्या है? बेटा टेम्परेचर डिफरेंस है, इसकी डायमेंशन सर थीटा रख दीजिए। सर T क्या है? T बेटा टाइम है, इसकी डायमेंशन सर T रख दीजिए। अच्छा सर अब देखते हैं, सर ऊपर L2 है नीचे L2 है, कैंसिल सर, M रह गया। एक L सर ये है, ये दिखा दीजिए। सर नीचे T है, इसको ऊपर ले जाएंगे T-1 हो जाएगा और T-2 तो पहले से है तो T-3 हो गया। अब ये जो थीटा है सर इसको ऊपर ले जाएंगे, थीटा भी क्या लग जाएगा? -1, और इस तरह से आपकी डायमेंशन आ जाएगी किसकी? K की, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट की डायमेंशन है
MLT-3 थीटा -1। इतनी बात क्लियर। चलिए अब जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, स्पेसिफिक हीट। अब ये देख लो स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। बेटा हीट एनर्जी का ही, जैसे यहाँ पर हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला था, वैसे हीट एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, Q = mc डेल्टा T। ठीक है, mc डेल्टा T। अब बच्चों यहाँ पे जो C होती है, ये C की वैल्यू कहलाती है स्पेसिफिक हीट। इसको निकाल लो और यहाँ से डायमेंशन देख लो C की। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो Q है, अभी तुमको बताया था हीट एनर्जी होती है, तो तुम हीट एनर्जी लिख दो mL2T-2 अपॉन में आ जाओ। m क्या है यहाँ पे, मास है, तो इसकी डायमेंशन m होगी। और आपको बता दूं यहाँ पे डेल्टा T है टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस। जबकि आपने यहाँ पे पढ़ा था डेल्टा थीटा को टेम्परेचर डिफरेंस, जबकि इस वाले फार्मूले में डेल्टा T है टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो फिर इसकी जगह जो डायमेंशन रखी जाएगी वो थीटा रखी जाएगी। अब आपको करना इतना है, m तो उड़ गया, तो m की डायमेंशन 0 है, L2 है, T-2 है, और थीटा को आप ऊपर ले जाइए, थीटा -1 है, और इस तरह से डायमेंशन ऑफ C आ गई। सर आप m0 लिख देते हैं, हाँ मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ये लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। m, l और t को आपको डायमेंशन में दिखाना नेसेसरी होता है। हाँ बिल्कुल, आपकी किताब जो है वो जब आप खोलोगे तो कई जगह पे अगर डायमेंशन LT-1 है तो वो LT-1 ही दिखाते हैं, ठीक है, जबकि वो कई जगह पे वो m0 LT-1 दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो होता है कि m को भी दिखाए, l को भी दिखाए और t को भी दिखाए। क्लियर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो अब देखिए, अब हम इन तीन और बची हुई डायमेंशन फॉर्मूला को निकालेंगे। पहला है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और तीसरा आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब समझो ये आखिरी तीन है। अच्छा तुमको पता है, तुमने इस वीडियो को देखा है, इसमें मैंने जितने डायमेंशन फार्मूला बताए हैं वो वाले, और जो इसके अलावा छुटपुट मैंने छोड़े हैं तुम्हारी बुक के अंदर प्रिंट होंगे, वो रेफरेंस बुक के अंदर वो वाले। इसके अलावा तुमसे तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई अदर डायमेंशन फार्मूला नहीं पूछा जाएगा। डन है ना, नहीं पूछा जाएगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं पूछा जाएगा। ठीक, किताब में जितने प्रिंट है बस वो, और किताब में 41-49 कुछ दिए होंगे, वो उनमें से काफी सारे मैंने करा दिए, जो बच गए होंगे छुटपुट वो तुम अब यूं ही ऐसे ही निकाल सकते हो बगैर पढ़े भी, लेकिन फिर भी यार एक बार देख लेना। नहीं ठीक है, तो तीन है आपके कौन कौन से, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको क्यों डाल दिया रेडियस ऑफ गायरेशन, सर रेडियस तो खुद ही लेंथ है ना, तो फिर इसकी डायमेंशन डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ कैपिटल L, आ गई डायमेंशन। लेकिन लिखेंगे कैसे, m0 L और t0। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ इसको लिखते हैं। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकता हूँ। क्या बोला सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोला लो, स्ट्रेंथ बोला लो। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लास 10th में तुमने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्या पढ़ी थी, E = F/Q0। तो E = F/Q0 पढ़ी थी। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है बच्चों, वो होती है फोर्स अपॉन मास। क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, फोर्स अपॉन चार्ज, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन देखो निकालने जा रहे, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका, फोर्स की डायमेंशन रखो mLT-2 और अपॉन में मास की डायमेंशन रखो m, और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ चुका है m0 LT-2। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके सामने ये रहा। अब ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा था आपने, W/Q, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, W/M। ठीक है, M फॉर मास। तो डायमेंशन ऑफ V निकाल लीजिए यहाँ से, वो आ जाएगी आपकी W की डायमेंशन mL2T में। चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं ना, W की डायमेंशन है mL2T-2, तो mL2T-2
अपॉन में भी m है तो mm कैंसिल हो जाएगा, m की डायमेंशन 0 आ जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे डायमेंशन फार्मूलाज निकाल लिए हैं और डायमेंशन फार्मूला निकालने में आई होप आप सब ट्रेंड हो गए होंगे। ठीक है, जितने मैंने इस क्लास के अंदर डायमेंशन फार्मूला निकलवा दिए हैं और इसके अलावा जो कुछ चंद बच गए होंगे शायद ही आपके रेफरेंस में, अच्छा बिल्कुल बचे होंगे, थोड़े बहुत बचे होंगे। ठीक है, बहुत सारे मैंने निकला दिए लेकिन थोड़े बहुत बचे होंगे। उन थोड़े बहुत की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस मतलब एक बार उनको देख लेना कि लग रहा है तुमसे कि नहीं लग रहा है। अब मेरी सुनो, जितने इस लेक्चर में बताए गए हैं डायमेंशन फार्मूलाज, जितने इसके अलावा बच रहे हैं तुम्हारी रेफरेंस में, इतने डायमेंशन फार्मूलाज ही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डायमेंशन फार्मूला नहीं आएगा, पक्का है। ठीक है, तो अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कर दो और दोस्तों में बांटो। देखो ये वाली बात सुन के जाना है। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये चैनल जिंदा कैसे रहेगा, है बात कि नहीं। तो चैनल को जिंदा रखना है ना, एजुकेशन चैनल है, जिंदा रखना है ना, अच्छा कंटेंट चाहते हो ना, बढ़िया बढ़िया बुकों का, जेईई मेंस एडवांस की बुकों का कंटेंट चाहते हो, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो की क्या बात है वो भी बता देते हैं। अब ये लेक्चर 1 था। अब इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर 2 में ये चैप्टर क्लोज हो जाए, बचे हुए सारे टाइप के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। लेकिन चूंकि 3 टाइप के न्यूमेरिकल है और एक मिसलेनियस में भी कराऊंगा, ठीक है, 4 टोटल टाइप्स हो जाएंगे। तो टाइप 1 में आपका होगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, टाइप 2 में आपका होगा चेकिंग द इक्वेशन, टाइप 3 में आपका होगा मेकिंग द फार्मूलाज, और टाइप 4 जो होगा वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। इनमें आपकी रेफरेंस इंक्लूड होगी, इनमें आपकी एनसीईआरटी इंक्लूड होगी, इसमें आपकी जेईई मेंस और जेईई एडवांस और एआईपीएमटी और नीट के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो इतना मैटर इंक्लूड होगा अच्छे से, लेकिन सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा कमेंट देख करके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।